आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप, जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर साहब के लिए हो जाए। आप सभी से दरख्वास्त है कि एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और गणेश वंदना का आगाज करने के लिए हमारे बीच में कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कुछ प्रस्तुति यहाँ पर उन्होंने प्रिपेयर की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर आए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवर्धिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि श्री गणेशाय धीमहि श्री गणेशाय धीमहि श्री गणेशाय धीमहि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तोयाशी के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी, बहुत शुक्रिया तोयाशी आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रिद्धि बंसल के लिए, गणेश वंदना इन्होंने भी प्रिपेयर की। एक बार जोरदार तालियां रिद्धि के लिए हो जाएं। जोरदार तालियां एक बार रिद्धि के लिए हो जाएं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे आज के पहले सत्र की, जिसका नाम है मिशन 2022 की चुनौतियां। देखिए ये चुनौतियां दोहरी हैं, वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने और फिर लोकसभा 2024 के चुनाव होने। ऐसे में चुनौतियां डबल यहां पर हो जाएंगी। और वो कहते हैं कि अगर दिल्ली के तख्त को जीतना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से ही होकर गुजरता है। ऐसे में यहां पर
विपक्ष कितना मजबूत हुआ है और साथ ही अपने जीते हुए किले को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी चुनौतियां आने वाली है, उस पर विस्तार से बात करने के लिए खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं। एसपी सिंह बघेल साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर, मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए और हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरविंद सर के लिए। तो सत्र की शुरुआत करेंगे जहां पर विगत कई सालों में कितना विकास हुआ उससे जुड़े तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट चलाने से पहले मैं कहूंगा कि गुलदस्ते जो है आए हुए हैं और बघेल साहब ने बड़ा कीमती अपना समय दिया है, तो मैं समझता हूं कि पहले हम लोग इनका फूलों से स्वागत करें, इनको गुलदस्ता भेंट करें। गुलदस्ता प्लीज। कि उसे सलीके से तराशा जाए। गुलदस्ता नीचे ही है, ब्रज की नगरी, यही है। सूरदास और रहीम की नगरी, यह मोहब्बत का शहर आगरा है। कहते हैं कि जो यहाँ आया उसे मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत ताजमहल की सफेदी से, स्वाद से सराबोर पेठे से, लाल किले की लालिमा से और चांदनी रात में यमुना की इसकी आवाज थोड़ा अगर बढ़ा दें तो सारे लोग सुनेंगे, क्योंकि मोहब्बत के शहर में तो हर कोई आना चाहता है और इस समय सेल्फी आदमी ताज के साथ और बघेल साहब के साथ ही खिंचवाना चाहता है और किसी से खिंचवाना नहीं चाहता। क्यों सर? कि उसे है ना? तो पहले देख लीजिए फिर हम लोग आगे बात। ब्रज की नगरी, सूरदास और रहीम की नगरी, यह मोहब्बत का शहर आगरा है। कहते हैं कि जो यहाँ आया उसे मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत ताजमहल की सफेदी से, स्वाद से सराबोर पेठे से, लाल किले की लालिमा से और चांदनी रात में यमुना की कल कल करती धारा से। यूं तो आगरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है, लेकिन ये शहर विश्व पटल पर भारत की पहचान है। एक ओर जहां ये शहर कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, तो वहीं आध्यात्म को भी अपने अंतर आत्मा में समेटे है। आगरा में भक्ति भाव की कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ भगवान शिव का मनकामेश्वर मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ दुनिया के 7वें आश्चर्य में से एक ताजमहल भी है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने प्यार के प्रतीक के रूप में बीबी मुमताज महल की याद में बनवाया था। वर्तमान आगरा की खोज सिकंदर लोधी ने 16वीं शताब्दी में की थी। इसके बाद इस पर बाबर की हुकूमत रही। जब आगरा पर अकबर की हुकूमत थी, उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, जो कि 15 वर्षों तक उसकी राजधानी रही थी। आगरा शहर के लिए ये एक सुनहरा दौर था। इसे अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद यहाँ जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा। शाहजहां के शासनकाल में आगरा शहर को बहुत लोकप्रियता मिली। इस दौरान शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना ताजमहल बनवाया था। मुगलों के बाद आगरा पर मराठाओं और फिर अंग्रेजों का शासन रहा। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ रोजाना हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। ताजमहल तो आप सब जानते ही हैं। यहाँ आगरा का किला भी है, जिसे हम आगरा के लाल किला के नाम से भी जानते हैं। इसे 1654 में अकबर ने बनवाया था। आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद, जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और खास महल बना है, जो इसमें 4 चांद लगाता है। जहां एक ओर आगरा अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन खान पान में भी आगरा की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। आगरा को ताज नगरी के साथ साथ पेठा नगरी भी कहा जाता है। जो भी शख्स आगरा आता है, यहाँ से इस लजीज मिठाई को लिए बिना वापस नहीं लौटता है। वैसे कहा तो यहाँ तक जाता है कि आगरा में ताजमहल से पुराना पेठे का इतिहास है। पेठे के अलावा भी कई ऐसी चीजें भी हैं जो आगरा के रग रग में समाई हैं। विश्व पटल पर आगरा की अलग ही पहचान है। यहाँ अगर प्यार का एहसास है तो धर्म को लेकर उल्लास भी है। इसीलिए तो आगरा हमारे लिए, आपके लिए खास है।
संवर सकती है तकदीर एक पत्थर की भी। देखिए यहाँ पे ताजमहल के साथ साथ हम लोग के साथ आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब हैं। और आजकल हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी बाहर से आता है तो ताजमहल की फोटो तो लेता ही, बघेल साहब को जरूर माला पहना के इनके साथ सेल्फी लेना नहीं भूलता। सर माइक, क्यों ऐसा है ना? लोगों की जरा नवाजी है। नहीं, वो प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारे साथ जो है प्रेम का प्रतीक ताजमहल तो है ना? स्वाभाविक बात है। हाँ, लेकिन सेवा के प्रतीक एसपी उस सिंह शहर के चौकीदार के साथ फोटो लेना लोग पसंद करते हैं। बघेल साहब, अब आप भारत सरकार में मंत्री हो गए हैं, वो भी कानून से जुड़े हुए विषय के। तो कानून हमेशा देखिए, हमेशा उसके सामने चुनौतियां रहती हैं। सबसे ज्यादा सवाल कानून से ही पूछा जाता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कानून बनाने का विषय हो। पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि अब आप भारत सरकार चले गए हैं, जनसंख्या नीति को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है कि जो अलग अलग जातियां हैं उसको लेके जो है उनकी गिनती की जाए। आप देख रहे हैं कितने सारे दल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, आपके पास भी बहुत सारे लोगों ने पत्रक दिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अभी उसमें क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? पहली बात तो कांग्रेस ने लगभग 50-60 साल राज किया। 1932 में पहली जाति जनगणना हुई थी। उसके बाद जनगणना हुई और आज़ादी के बाद जो हर 10 साल में होता है, 52, 62, 72, 82 ऐसे 50 सवाल पूछ लिए। आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, बिजली है नहीं है, 4 व्हील है नहीं है, मोटरसाइकिल है नहीं, एसी है नहीं है। इतनी चीज़ें जब जनगणना कर्मी को भरना पड़ा तो कांग्रेस को जात भी पूछ लेनी चाहिए थी, तो नहीं पूछी। हाँ। तो ये परंपरा जो ना पूछने की, जाति जनगणना की, ये आज़ादी के बाद कांग्रेस ने डाली है। तो जो जितना है उतना उसकी हो जाए, तो उसमें मुझे नहीं तो लगता आप कि जाति उससे कोई पूछने जा रहे हैं? नहीं, हम पूछने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक परंपरा रही कि 7 जनगणनाओं को, 6 जनगणनाओं को कांग्रेस को करना पड़ा। नहीं, वो तो मैं समझ उनकी गया। मंशा ये रही है कि लोग ना जान पाए, लोग ना जान पाए जी। तो अब वो एक परंपरा सी चली आ रही है, तो उससे हटकर काम करना तो आप सबको बताना चाहते हैं कि कौन किस जाति का, यही? किसी को उसकी पहचान पता चल जाए तो उसमें मुझे नहीं समझता हूँ, मेरे निजी विचार हैं कि उसमें कोई नुकसान है। नहीं, ठीक है, वो पहचान तो जब वो धरती पे आ गया तो उसकी पहचान तो वहीं से निर्धारित हो गई कि भाई वो क्या है। जब माथे पर जात का ठप्पा और फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का और शेड्यूल कास्ट का लेके ही पैदा होते हैं, तो वो उजागर भी हो जाए तो मुझे नहीं समझता। में यही तो है कि ये सारी काम जो है आप राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए कर रहे हैं। राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए 12 रुपए का बीमा किया है, 330 रुपए का बीमा किया है। अगर इस स्टेज के बराबर किसी किसान के खतौनी में जमीन है तो 9वीं किस्त उसको आ चुकी होगी 6-6 हजार रुपए साल की। एड़ियाँ रगड़ रगड़ के गरीब लोग मर जाते थे। बीमार होने पर तुलसी की चाय पी करके जुकाम ठीक करने का गरीब प्रयास करता है, फिर काढ़ा पीता है, फिर जो बचे हुए मनरेगा के पैसे हैं उसको लेकर से बघेल साहब आपके पास सबसे मैं यही मैं देखिए इस तो बात 5 लाख रुपए का उसका मैं इलाज इस बात होगा। से देखिए आप तो गत आने की आवश्यकता, मैं समझता हूँ मेरा जो विचार करता है एज ए पत्रकार होने के नाते मेरे मन में ये होता है कि भाई जो गरीब है, हम तो 2 ही चीज जानते हैं, गरीब और अमीर, बस यही है। अगर कोई किसी दूसरी जाति का है, किसी भी जाति का है, अगर वो गरीब है तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मेरा तो ये सोच। क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक भी योजना जाति के अनुसार नहीं है। योजनाएं हैं, योजनाओं मैं तो आगे की बात कर रहा हूं बघेल साहब, मैं तो आपको आगे का जब भाई जब आर्थिक आधार है। हाँ ठीक कहा, योजनाओं का आधार आर्थिक आधार है, होना भी चाहिए जी वही है, जिससे सवर्ण लोगों के, जैसे एक श्रम की योजना है, श्रमिक होना चाहिए। बच्चा पहली बेटी पैदा हो 10,000, दूसरी होगी 35,000, कक्षा 1 से 5 तक 100 रुपये, 5 से 8 तक 150, 8 से हाई स्कूल 200, इंटर तक 250, डिग्री कॉलेज में 1,500, ITI में 3,000,
मेडिकल में ये तो सारे 15,000। आंकड़े तो ये बघेल साहब, सवर्णों के लिए भी है, नहीं, ये नहीं, वाल्मीकि हम- से नहीं, लेकर मैं ब्राह्मण तो तक नहीं नहीं मैं श्रमिक को नहीं नहीं ये मिलेंगे। मुसलमानों के लिए भी है। मैं आपको एक हाँ, और हाँ, बात बता दूं हाँ, कि वो मुसलमानों के लिए भी है। वो इस देश के लेकिन अभिन्न अंग लेकिन हैं। आपकी पार्टी ही, आपके ही लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। क्यों? जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में ना हो जाए। दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों ने जनसंख्या नियंत्रण की है। चाइना एक समय परेशान रहता था अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या से, फिर अपनी जनसंख्या को लायबिलिटी की जगह उन्होंने एसेट्स बनाया, फिर कानून बनाया कि एक बच्चा पुष्कर, होना मेरा चाहिए। एक सवाल इसमें जुड़ा। तो पुष्कर, कितने लोग हैं सांसद और विधायक जो जनसंख्या कानून अगर लागू हो जाता है तो उससे प्रभावित होंगे? उनको सारी सुविधाएं सब बंद हो जाएंगी? मैं उन 162 में नहीं हूँ, संयोग से ऐसी बात है। हाँ, भाई ये पुष्कर ने रिसर्च बल्कि कर लिया था। मेरे पिताजी पे लेकिन- तो पेनल्टी हो जाती है। हम छह भाई और एक बहन थे। नहीं नहीं, मैं नहीं यही तो, लेकिन लोगों के मन में सवाल यही है ना कि आप ये कानून इसलिए आप लोग लेके आ रहे हैं जिससे कि विशेष लोग प्रभावित हों। इस नहीं। मकसद और इस नहीं। विचार के साथ आ रहा है। विशेष लोगों से प्रभावित होने की वजह से नहीं ऐसा हम लोग करना जा रहे हैं या करना चाहते हैं जी। लेकिन 130 करोड़ की आबादी का देश है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक कोविड में मुफ्त में प्रधानमंत्री जी ने भोजन दिया है। इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसके पास शौचालय नहीं था, उसको एक शौचालय देने का काम किया है। इतनी बड़ी जनसंख्या है कि जो खपरेल में और टिन में पॉलीथीन में रहते थे, उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास तो और आपका शहरी कहना आवास है देने कि का काम जनसंख्या किया है। मतलब जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी तो ये सब सारी चीजें सबको मिल जाएगी, ये कहना चाहते हैं आप? जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी तो जो संसाधन हैं जितने भारत के पास हैं वो पर्याप्त रहेंगे अगर जनसंख्या कंट्रोल होती है। नीति निर्धारकों को ये तय करना है, हमारे विभाग का काम है। जब ऐसा तय हो गया तो एक अच्छा सा कानून देश के सामने पेश करेंगे। नहीं तो जब ये अब तय हो जाएगा। सवाल ये है कि आपके पास तो सभी लोग आते होंगे। जी, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है ना? आप यहाँ पे विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, अब केंद्र में आप मंत्री हैं, तो आपका दायरा तो बहुत बड़ा है प्रोफेसर साहब। जी, आपने जगह भी अलग अलग कई रखी हुई है तो वो और भी बड़ा हो जाता है। जी। तो मैं तो आपसे इसीलिए ये सारी बातें समझना चाहता हूं कि कानून की जो अहम आपको जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी है, अभी आपका मंत्रालय कौन सा ऐसा कानून लेके आने जा रहा है जो फौरी तौर पे आम जनता को रिलीफ दे? कानून सीधे जो है लोकसभा में पास होना चाहिए, उसके पहले कैबिनेट होती है। जी जी। तो मैं इस मंच पर ये नहीं बता सकता कि कौन से ऐसे कानून हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। जिसकी चर्चा कर रहे हो ये भी नहीं बता सकते? जिसके बारे में मतलब सोच लेकिन रहे जो हैं, बने भाई हैं, सोचेंगे तभी बनेंगे। जो बने हैं उनको बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि ये देश संविधान से चलेगा, आईपीसी सीआरपी से चलेगा, सीपीसी चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, ना कि जैसी आजकल आप कुछ ताकतों को देख रहे हैं कि कुछ शरीयत के अनुसार चलाना चाहते हैं, कुछ कबीलाई संस्कृति रखना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आधी आबादी, मुस्लिम आधी आबादी महिलाओं को न्याय देने के लिए उन 3 तलाक में आपके आगरा में अभी एक संशोधन करने महिला का काम किया। ने मुकदमा दर्ज करा दिया, वो अभी कह रही है अभी भी उसको न्याय नहीं मिला। एक पूर्व राज्य मंत्री यहाँ रहे। जी जी जी। हाँ, उनसे मेरी खुद 2-3 बार बात हुई है। जी। उनके पति की गिरफ्तारी इस बात का प्रतीक है। हाँ, लेकिन छूट गया ना। आधा आप अब बहुत सारे लोग देखिए, अब भी जजेस लगातार नहीं अपॉइंट तो किए जा रहे हैं। ये तालिबानी थोड़े उनके खंबे पे लटका दिया जाए उनके पति को। नहीं, ऐसा कहा ही नहीं। उन्होंने एफआईआर की है, नकल चेक होगा, नकल रपट होगा, बयानबाजी होगा, निरीक्षण घटनास्थल होगा, शरीर पर आई हुई चोट, मेडिकल इंजरी। तो ये तो आपने एक से बात की बघेल साहब, बाकी उनकी जो इसके बाद मुलजिम जामा जो है इसको पहना के बता दिया। हो जाएंगे। नहीं, मैंने कहा कि आपने कानून की भाषा में ये बता दिया कि भाई ये सारी चीजें होंगी, लेकिन बाकी जो हैं मीडिया ट्रायल एक दिन में फांसी कर सकती है। नहीं। लेकिन जो अदालत, प्रोफेसर साहब, इस समय देखिए ऐसा है, इस समय हर आदमी बहुत सजग जो है। अदालत की ट्रायल है वो टाइम लेगा, लेकिन तुरंत न्याय देने के में हम लोगों ने कोरोना के टाइम में ई कोर्ट का किया है, फास्ट ट्रैक किए हैं, और इसमें वीसी के द्वारा जो हो रहा है तारीखें पड़ रही हैं। तो अदालतें अगर रुक जाती, कोरोना में देश थम गया लेकिन कोर्ट नहीं थमी, वरना बहुत शोषित पीड़ित वंचित लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। अच्छा बघेल साहब, हम लोग अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से आपका बहुत ही गहरा नाता है और आप यहीं से आते हैं।
उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर लगातार देखिए बैठ के चल रही हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। बीएल संतोष जी 27 घंटे लगातार पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर बात करते रहे। अभी आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी आए, उन्होंने बैठक वैठक की, निषाद पार्टी से आपका गठबंधन हो गया, अपना दल के साथ आपका गठबंधन है ही है, राजभर आपसे दूर हैं जबकि पिछली बार वो थे। उसके अलावा बहुत सारे जो छोटे छोटे दल हैं, ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो इस बार छोटे दलों के साथ ही गठबंधन करेंगे। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है 2022 में? शांति काल में जो फौजें पसीना बहा लेती हैं तो युद्ध में उनको खून नहीं बहाने की आवश्यकता होती है। सेवा ही संगठन के संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। कोविड दोनों में केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो ग्राउंड जीरो पर था। तो मतलब आपको लगता है कि बाकी बसपा और सपा वाले कहीं निकले ही नहीं? बिल्कुल आराम। अखिलेश यादव तो अपनी पार्टी के नेता के सिद्धांतों पर ही नहीं चलते हैं। लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, तो 4.5 साल से तो वो सेफ जोन में रहे, सुविधा भोगी जीवन जी रहे हैं। अब साइकिल वाइकिल कुछ चलाएंगे जब 6 महीने बाकी है। दूसरा, लोहिया ने कहा था चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में हमेशा रहना चाहिए। मुलायम सिंह भी यही कहते थे। वो भी चर्चा पर्चा खर्चा नहीं। मुलायम सिंह भी यही कहते थे। मुलायम सिंह जी कहते नहीं थे, मुलायम सिंह जी करते थे, लेकिन वो मूवमेंट करते थे। नहीं, अगर हम अखिलेश और मुलायम की तुलना करेंगे तो आप क्या कहेंगे? धरती पुत्र का बेटा ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है, बस इतना अंतर है। अच्छा, मुझे ये बताइए सिंह साहब कि आपके यहाँ इतनी सारी समस्याएं, विधायक बेचारे दुखी हैं, उनकी बहुत सारी सुनवाई नहीं होती है कहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके जोन में, यानी आगरा की अगर हम बात करें, तो सब संतुष्ट हैं? राम राज है यहाँ कायम? राम राज्य तो बस त्रेता में ही हो सकता है, जब भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पी सके। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहू व्यापा। कलयुग में इस प्रकार की तो कल्पना नहीं कहना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के समय हम कह सकते हैं कि ये कालखंड उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है, जिसमें नहीं, मुख्यमंत्री जी तो लगातार मेहनत करते हैं, दिखता भी है। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी होती थी, कहीं बच्चे का अपहरण तो नहीं हो गया। व्यापारी अपना थैला लेकर के जब तक घर नहीं आ जाता था, अगर रास्ते में आधा घंटा भी शेड्यूल टाइम से लेट हो गया तो पत्नी को चिंता रहती थी कि गोली तो नहीं लग गई, थैला तो नहीं छिन गया। रात में किसान खेतों में पानी लगाना बंद कर दिया था कि कहीं अपहरण होगा तो सीधे पटियाली अलीगंज में तो नहीं। अभी किसान जग रहा है आगरा का। अभी प्रोफेसर साहब, अभी किसान जग रहा है कि वो उसके खेत में गाय और सांड न घुस जाए। आगरा के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी चिकित्सक अपने मरीजों को एक सलाह जरूर देते हैं कि मॉर्निंग वॉक किया करें। इसका मतलब चिकित्सक स्वयं किया करते थे, लेकिन वो कालखंड एक ऐसा था सपा की सरकार में कि आगरा के प्रमुख चिकित्सकों को एक भूरा यादव नाम का अपराधी जो सॉफ्ट टारगेट बना रखा था, तो वो मॉर्निंग वॉक से अपहरण कर लिया करता था। मैं उन डॉक्टरों का नाम नहीं लेना चाहूंगा जो करोड़ों की फिरौती देने के बाद वो छूटे हैं। आज राम राज्य भले ना हो, लेकिन कानून का राज्य है, निर्भय होकर अब भी लगी है में भी सुनी पड़ते हैं। हम लोग जरा जनता से भी सवाल कुछ कहाँ लेते तक हैं। पहुंचे हैं ये नहीं पूछना पड़ता है। मानस, जरा कुछ सवाल पूछवाओ भाई। हितेश जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी प्रोफेसर साहब से? भाई प्रोफेसर साहब का जवाब तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हाँ एकदम ले, आप सवाल दो प्लीज। हाँ पूछो सनोज। देखिए, अभी किसानों की बात चल रही थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान आंदोलन लगातार चलता जा रहा है। सरकार कह रही है बातचीत कर लीजिए, किसान कह रहे हैं कि जब तक किसान तीनों कृषि कानून खत्म नहीं होंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। आप ये भी देख रहे होंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली हैं, लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से किसान आंदोलन अब और ज्यादा मुखर होता जा रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पास के कई प्रदेशों में फैला है, आपको नहीं लगता कि यदि कोई जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो 2022 की जो राह है बीजेपी की, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुश्किल हो सकती है, कठिन हो सकती है? इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, वरुण गांधी और वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति हैं और वरुण गांधी आपके ही सांसद हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, इन दोनों लोगों ने कहा है कि भाई सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, ये भी इसमें ऐड कर लीजिए और आप जवाब। जी, मैं दोनों बातों का एक संयुक्त जवाब देना चाहूंगा। जी। आपने कहा कि किसानों ने कहा है कि जब तक तीनों किसान बिल पूरी तरह वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन समाप्त नहीं हो गया। क्या इंडिया न्यूज़ पूरी तरह
गलत न्यूज़ दिखाती है? क्या इंडिया न्यूज़ पूरी सही दिखाती है? क्या इंडिया न्यूज़ अपनी टीआरपी के लिए? मेरा ये कहने का मतलब है पूरी चैनल कैसे गलत हो सकती है, तीनों विधेयक कैसे गलत हो सकते हैं, उनमें संशोधन हो सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको आइन दिया है उसमें भी हम 100 से ऊपर संशोधन कर चुके हैं। जीएसटी आई थी, व्यापारियों में बहुत रिएक्शन था, लेकिन जीएसटी में तमाम संशोधन के बाद आज उनके अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। तो मैं आपके ही प्रश्न से प्रश्न ढूंढ रहा हूं कि एक बात यह कह देना कि तीनों नहीं तो बातचीत होनी चाहिए ना बघेल साहब, बात ही नहीं हो रही है। बात तो इतनी हुई है, ये तो लोग कि कितने बार लेकिन अब गैप आ गया है। आप देखिए पीयूष अब गोयल आप साहब, नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर, वार्ताएं तो इतनी हुई हैं कि इतनी वार्ताएं तो हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं हुई हैं जितने दौर की वार्ताएं हुई हैं। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तानी हो गया ये किसान आंदोलन और भारत सरकार के बीच में। अरविंद जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों विधेयक टोटल वापस लो? हिंदुस्तान के इतिहास में जो भी अध्यादेश आए हैं या विधेयक आए हैं, क्या पूरी तरह कभी वापस हुए? हमें संशोधन करना चाहिए। आज भी किसानों के लिए वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं। 50-60 पहल कौन करेगा? 50-60 से ऊपर वार्ताएं हो चुकी हैं। और लेकिन जब कोई सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कोई कैसे जगा सकता है? आप बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने सवाल पूछा है और आपने उसमें ऐड किया है कि तीनों विधेयक वापस होंगे तब वार्ता होगी। ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। क्या तीनों विधेयक तो आपने समझाने की, प्रोफेसर साहब आपने क्या किसी, आप देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपकी तरफ से ये कोशिश अभी हाल में हो रही है कि नहीं हम लोग बात करेंगे? किसी किसान नेता से आपकी बात हुई? राकेश टिकैत से आपकी बात हुई? इतने सारे अलग अलग राकेश टिकैत ने लोगों ने विगत कई सालों में किसान आंदोलन से पहले पार्टी के टिकट के लिए या एमएलसी के लिए मेरे से कई बार वार्ता की है। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, पार्टी के टिकट मैं के यही लिए पूछना या चाहता एमएलसी हूं के लिए किसान आंदोलन, आज उनको लग रहा होगा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई बहुत बड़े किसान नेता हो गए हैं तो ये सदन उनके लिए छोटे हो गए। सर मैं क्या कर रहा हूं, वो सदन के लिए तरसते रहे हैं तो सदन और इतिहास दे रहे- गवाह है कि जहां बालियान खाप है वहीं पर वो चुनाव लड़के अपनी जमानत को भी जब्त करा चुके पता है वो, लेकिन 14,000 14,500 वोट मिला था। 14,500। जी, मैं जी। आपकी चैनल के माध्यम से सभी किसान नेता, सभी यूनियन से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री जी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे, उनके घर के दरवाजे, उनके ऑफिस के दरवाजे खाने के साथ, चाय के साथ, एक अच्छे वातावरण में वार्तालाप करने के लिए सदैव तत्पर हैं। अरे भाई भाई आपने आमंत्रण दे दिया, अब सवाल ये है कि उनको ये लगता है कि भाई आमंत्रण आमने सामने बैठ के बातचीत होनी चाहिए। कई बार भाई बात तो करने गए ना वो कई बार आपसे। समस्त बाधा जो है वो एक लाइन की है। क्या उनका ये कहना है कि जब तक तीनों विधेयक पूरी तरह वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। तो मेरे को आप विद्वान गलत कह रहे हैं, लेकिन किसानों की राजनीति करके ही धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन और किसान राजनीति करके ही मैं यहाँ तक आया हूँ। प्रोफेसर साहब मैं क्या करूं, विद्वान आदमी ऐसा नहीं कि वो धरना नहीं दे सकता। तीनों विधेयक वापस नहीं होंगे, पूरी तरह वापस नहीं होंगे। मैं बहुत छोटी कड़ी हूं, लेकिन ये कहना सकता हूं कि हमने सालों की मेहनत के बाद कृषि वैज्ञानिकों से बात करके, किसानों से बात करके, मंडी से बात करके, उपभोक्ताओं से, फर्टिलाइजर की लोगों से बात, सब लोगों से बात करके, गन्ना किसानों से बात करके, चीनी मालिकों से बात करके एक विधेयक लाए हैं, पूरी तरह नहीं खराब हो सकता है। मैं गलतियों का पुतला हो सकता हूँ, लेकिन एक आध सही मेरे अंदर जरूर। और मैं बता दूं कि किसानों के लिए, किसान की बात करने के लिए, किसानों के लिए संवेदनशील हृदय रखने के लिए हरी टोपी, माननीय प्रधान हमारे गेरुए वस्त्र, किसानों के लिए तमाम गन्ने का भाव बढ़ाया है, पेमेंट टाइमली किया है। अब देखिएगा कि जब मैं बहुत से किसान नेताओं के बारे में बात करता हूं जिनके 45 मिनट के भाषण में 40 बार किसानों का नाम लिया जाता था, लेकिन उनके पूरे जीवन में अगर मैं किसान के प्रति चलाई हुई कलम का अवलोकन करता हूं तो मुझे ज्यादा नजर नहीं आती हैं। अब मुझे आप किसान सम्मान निधि को आप छोटी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं छोटी बात नहीं कह रहा। 10 मान लो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो एक 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनके 5 बच्चे हैं और 4 नाती हैं। अगर एक विशेष जमीन वो अपने लड़के और नातियों के नाम बेनामा कर देते हैं
तो 8 लोग किसान सम्मान निधि का 42,000 रुपए साल पाएंगे और 40 लाख रुपए किसान बीमा दुर्घटना उनकी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कुछ ज्यादा काम किया। अभी मैं मध्य प्रदेश के दौरे पे था। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी के मिलते हैं, 4,000 शिवराज सिंह चौहान के। मध्य प्रदेश की तमाम असंचित जमीनों को मैं जानता हूं कि 10,000 रुपए बीघे जमीन है अभी वहां पर। और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक हेक्टेयर तय नहीं किया, एकड़ तय नहीं किया, बीघा तय नहीं किया। खतौनी में अगर नाम है तो वो किसान है। अगर वो किसान है तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किसान बीमा दुर्घटना का 5 लाख, सांप काटने से, सांड मारने से, एक्सीडेंट होने से, पानी में डूबने से, आकाश की बिजली से, ये वाली बिजली से, एक्सीडेंट होने से, मर्डर होने से वो पाएगा। प्लस 9वीं किस्त उसके खाते में और डीबीटी हो गई है। हाँ। मैं एक बात को स्वीकार करूंगा, भले यहाँ से बात का बतंगड़ बने, कि अगर डीबीटी ना होती, जीरो उस पर खाता ना खुला होता, जो 30 करोड़ लोगों ने बैंक नहीं देखी थी, तो अधिकारियों को अगर पैसा देने की पावर दी होती तो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था। इसलिए ये नवी किस्त आपने जीरो क्रेडिट पे तुरंत खाता खुलवा दिया। नवी किस्त आ रही है, विधवा पेंशन आ रही है, विकलांग पेंशन आ रही है, वृद्धावस्था पेंशन आ रही है, किसान की सब्सिडी आ रही है, अच्छा, शौचालय का पैसा आ रहा है, आवास का पैसा आ रहा है, सब पैसा आ रहा है, डीबीटी आ रहा है। डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछूं, उसमें एक सवाल इनसे जरा जोड़ लूं। ये मुझे बताइए कि क्या टिकट को लेके आपने जो धीरे से इशारा किया कि क्या टिकट को लेके या राज्यसभा को लेके कोई बातचीत राकेश टिकैत के साथ हाल फिलहाल? जी, राकेश टिकैत से पूछिएगा कि कुछ अभी वो बहुत किसान नेता हो गए हैं जी, ये प्रयास स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के मृत्यु की बात करते रहते हैं, वो लालायित रहते हैं। तो बुलाइए आप राकेश टिकैत की बात कर रहे हो। हाँ। कैबिनेट सेक्रेटरी एमपी बनना चाहते हैं, टीएन चतुर्वेदी साहब बने और शेषन साहब चुनाव हारे। उत्तर देश के बीएसएफ के डीजी निखिल कुमार एमपी बने हैं, बिरला साहब बने हैं, डालमिया बने हैं, धीरू भाई अंबानी बने हैं, विजय माल्या बने हैं, अमर सिंह बने हैं। आप उनको ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप उनको भेजेंगे सदन में? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। पहली बात तो उस नीति निर्धारकों में मैं नहीं हूँ। नहीं, आपका सजेशन क्या है? मैंने आपका सजेशन पूछा। भाई देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, अमित शाह जी तय करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या राकेश टिकैत अगर पार्लियामेंट जाते हैं तो एसपी सिंह बघेल साहब की तरफ से ऑफर है कि हाँ भाई आप आइए, हम आपकी बात कहेंगे ऊपर? नहीं, मेरी तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं है कि मैं उनको राज्यसभा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ राकेश टिकैत भी पॉलिटिकल वायरस है उनके अंदर। लेकिन मैं 1 मिनट लूंगा। इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंगनाथ मिश्रा साहब, वो गोगोई साहब एमपी बने। क्रिकेट में कीर्ति आजाद साहब, जिनके हम अरे भाई हम तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को देख रहे हैं जो एमपी बने। भाई गौतम गंभीर, मैं तो आपको देख रहा हूँ, छोड़िए ना उनको देखने की क्या जरूरत है, मैं तो आप दिलीप कुमार साहब, राज बब्बर, रेखा, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, जयाप्रदा, जया बच्चन, शबाना आजमी इस मोह से नहीं बच पाएंगे। बाबा महात्मा भी इस मोह से नहीं बच पाए हैं। 10-12 लोग लोकसभा और राज्यसभा में हैं। कहना चाहते हैं कि भाई वो मोह छोड़ें, भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करें। क्यों राकेश टिकैत क्यों नहीं चाहिए? नहीं, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और ये वो प्लेटफॉर्म है, ये देश की बड़ी पंचायत है जहां बोलने पर, अभी वो सिसौली में बोलेंगे तो थोड़ा सा सुना जाएगा, आगरा में बोलेंगे तो आगरा के पन्ने पाएंगे, पार्लियामेंट पे बोलेंगे तो देश और दुनिया सुनेगी। हर कोई जाना चाहता, सुनिएगा। आपकी विधा के भी कुलदीप नैयर साहब, अरुण शोरी साहब, हिंदुस्तान अखबार की मालकिन शोभना भरतिया जी, दैनिक जागरण के मालिक महेंद्र मोहन और नरेंद्र मोहन जी, ये तो वो है। इस संजुमन में तो सब आना चाहते हैं। मतलब आपकी तरफ से ऑफर दे दिया गया एक तरह से? नहीं, मेरी तरफ से कोई ऑफर नहीं है। मेरी तरफ से ये कोई ऑफर नहीं। आपकी तरफ से बस यही सजेशन है कि भाई किसान आंदोलन खत्म करिए, है ना? मेरी तरफ से ये वार्ता करें। किसी भी समस्या के 2 हल हैं, एक माननीय अदालत से, एक विचार विमर्श से। तो वार्ताओं का दौर तो आपने खुद दिखाया है। निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हाँ, लोग पूछेंगे हमसे उदासी का सबब, ये भी पूछेंगे तुम इतनी परेशान क्यों? डॉक्टर साहब प्रश्न करने नहीं दे रहे हैं, प्लीज। हम लोग बखूबी जानते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का बहुत बड़ा भूमिका रहती है, और इस समय हमारी युवा पीढ़ी बेरोजगारी की मुहाने पर बैठी हुई है, लगातार आंदोलन कर रही है, पद यात्राएं निकाल रही है और सोशल मीडिया पर लगातार संघर्ष कर रही है कि हम बेरोजगार क्यों हैं, और सरकार के विभिन्न विभागों में तमाम वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं। फिर क्या वजह है
कि वो वैकेंसियां भरी नहीं जा रही हैं। Thank you, और डॉक्टर। आज हम देश के ठीक है, बेरोजगारी के प्रथम नंबर पर खड़े हुए हैं। मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये भी बता दें कि क्वेश्चन पूछने वाली ये आगरा की जनमानस की कॉमन महिला नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की पदाधिकारी हैं, इसलिए ये भी दर्शक जान पाए कि इनका परिचय क्या है। नहीं देखिए डॉक्टर साहब सवाल मैं जवाब दूंगा। देश की बड़ी संख्या नौजवानों की है। आजादी के बाद एक राजनीतिक छात्र के रूप में मेरे से कोई पूछे, मैं अपने 6 कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के बाद से लेके आज तक अगर कोई मुझसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा काम किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी क्षेत्र में क्या किया है, तो मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार की नौकरियां जो करोड़ों में होती हैं, जो ABCD 4 ग्रुप में होती हैं, ग्रुप ए में इंटरव्यू होंगे, ग्रुप बी के केवल गजेटेड के होंगे, नॉन गजेटेड के नहीं होंगे, सी और डी में नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हमारी नौकरियां का खा गा खा 4 ग्रुप में होती हैं, का और खा के गजेटेड के होंगे, नॉन गजेटेड का नहीं होगा। चूंकि इंडिया न्यूज को पूरा देश देखता है, उत्तराखंड और यूपी के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि ये मैं बताना चाहूंगा कि केवल राजपत्रित अधिकारियों की नौकरियों के साक्षात्कार हुआ करेंगे, अराजपत्रित में नहीं होंगे। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम्हारे थाने का जो SO है वो एक दिन इंस्पेक्टर बनेगा, CO बनेगा और एडिशनल SP होगा, लेकिन उसकी जब भर्ती होगी, इस थाने में ये हम शायद ताजगंज में बैठे हैं, उसका इंटरव्यू नहीं होगा। क्या अखिलेश यादव ये कल्पना कर सकते हैं कि उनकी सरकार में थानेदारों की 2000 की वैकेंसी निकले और वो बिना साक्षात्कार कराए हुए केवल मेरिट के आधार पर चयन कर लेंगे? एक अच्छे स्कूल में जब मैं इंटरव्यू के पर बोल रहा था कि इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं, तो उस बच्चे ने पूछा कि आप इतनी देर से क्यों कह रहे हैं? तो मैंने कहा अपने पिताजी से पूछना, अगर वो मेरे हम उम्र होंगे। हम हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को मोमिया में मढ़ा करके पॉलीथिन में रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर रोज काटते थे, पिताजी पे नोट नहीं होते थे और बरादरी पे बड़ा नेता नहीं होता था, इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सूची में अपना नाम शामिल नहीं करा पाते थे, इसलिए बेरोजगार हो जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और भाजपा शासित सभी राज्यों में साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए। इंटरव्यू हृदय जी लेने के लिए नहीं होता था, इंटरव्यू निकालने के लिए होता है। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बता, और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बता के क्या रेल भवन या शास्त्री भवन से या श्रम भवन से बच्चा खुश होके आता था कि अब मेरा चयन हो गया? नहीं, ये मंत्री में, OSD में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में, स्पेशल सेक्रेटरी में और सेक्रेटरी में बंदरबाट कुछ ऊपर की मेरिट को छोड़ के हुआ करता था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि बच्चों की नौकरी के लिए लाल कारपेट बिछा दिया गया है कि चले आओ, इंटरव्यू नहीं होगा। और दूसरी बात मालूम क्या है? रिटन ऑब्जेक्टिव होगा, OMR सीट होगी, या तो 2 नंबर पाएगा या 0 पाएगा। हम जितने लोगों को आज बुलाओगे सत्ता पक्ष के लोगों को, प्रोफेसर साहब ने सारी बात बता दी, अब कुछ बचा नहीं, इनमें कोई नौकरी लगवा नहीं पाएगा। कोई टेंशन नहीं है, नौकरी नहीं है तो आप इनसे मिलिए सीधे, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधे नौकरी। हम तीसरे दिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। और अब चलो खुल के ही बात हो रही है, सपा सरकार में फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, आजमगढ़, उनमें भी एक जात, उनमें से भी जात में एक गोत्र, सारे 56 इंच के बच्चे और मैराथन मिल्खा सिंह इन्हीं जिलों और इन्हीं जातियों में पैदा हुआ करते थे। ये चाहर बाटी प्रसिद्ध है अपने पैशन के लिए कि ये बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CRP, BSF, ITBP, CRP, UP पुलिस में नौकरी के लिए सुबह दौड़ लगाते हैं। लेकिन उस दौड़ से फायदा क्या होता था जब सूची दे दी जाती थी? तो मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि मेरिट पर अब चयन हुआ करेगा। अगर आपका बच्चा आ रहा है तो कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, और नहीं आ रहा है तो कोई ले नहीं पाएगा। सर, हम दोनों लोग उसी दौर से गुजर के आए हैं। आज भी कोई प्रतियोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा, कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, हिंदी का अखबार और टेलीविजन की न्यूज को 8 महीने 8 घंटे पढ़ ले तो बिना इंटरव्यू की 35,000 की नौकरी आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी। अच्छा, इस बार अखिलेश यादव ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। क्यों? हमने कहा 3 छोड़ क्यों दिया? भतीजा हमारा मैथमेटिक्स बहुत खराब है। 403 सीटें हैं जहां तक अर्धमन सिंह जी 403 सीटें हैं। हाँ, मैं अपने को अप टू डेट कर रहा हूं क्योंकि टीपू अप टू डेट नहीं है। तो वो मैं कहना चाह रहा हूं कि 403 सीट है, 400 वो पा रहे हैं
वो मुझे लगता भूल गए कि ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें 542 सीटें हैं, उसमें वो 400 ला रहे हैं। तो 403 में 400 इस शताब्दी का किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा दिया गया सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। जिस समय उन्होंने 400 कहा होगा, आपका हर पत्रकार अंदर अंदर मुस्कुराया होगा। तो आपका नारा क्या है? आप तो कह रहे हैं कि हम तो इस बार 350 के पार जाएंगे, 325 आप हैं ही हैं। केंद्र सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उनकी गरीब उन्मुख कल्याण योजनाएं, इस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और एंड ऑर्डर और अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा रहे हैं, उससे निश्चित तौर से पूर्ण बहुमत का कमल किया। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि इनके साथी संगी छोड़ के चले गए हैं, कुछ नाराज भी हैं, विधायक भी नाराज हैं, सांसद के भी बहुत सारे दर्द हैं। ये प्रोफेसर साहब हमें अकेले हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन हाँ, इनके विश्वास में कोई कमी नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि आप विश्वास देखिए, किसान आंदोलन पश्चिम में चल रहा है, पूरब में लेकिन इन लोगों ने झंडा फहराया हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर की नींव भर दी गई है और लगातार अधिवेशन, सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है। प्रोफेसर साहब भी अभी देखिए, मुझे लगता है कि 1500 लोगों को छोड़ के आए, है ना? तो लोगों के मन मैं में आपके चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को ये भी कहना चाहूंगा जी कि मैं जितनी देर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लोगों के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। जो बच्चे राजनीति मानना चाहें, मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। लोकसभा में रहने के बाद 23 रात दिल्ली में रहे, कोशिश करते हैं कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, हुआ पूजन का उद्यापन, यहाँ तक कोशिश जाएं, इसलिए 6 कार्यकाल होते हैं। दूसरी बात है, जब राजनीति में जो लोग हैं, लोकसभा नहीं चलती, इतवार को राज्यसभा में रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगर आप कैबिनेट नहीं होती है, अगर आप अपने अपी पप्पी पप्पू और पत्नी को तो इतवार का दिन केवल जनता के लिए होना चाहिए। तो मेरे घर पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कोई भी ये बात सुन रहा है तो प्रोफेसर साहब के यहाँ इतवार को पहुंच जाए, सबके लिए, के साथ साथ समस्या आपका समाधान भी है, दोनों है। देखिए, मैं क्रॉस द पार्टी लाइन, क्रॉस द कास्ट, क्रॉस द रिलीजन, इसीलिए मैंने कह दिया, क्रॉस द रिलीजन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। सोमवार को अगर कोई कत्ल हो जाएगा तो मैं इतवार तक थोड़े उसको प्रतीक्षा करने को नहीं, बहुत बढ़िया बात। मेरा मोबाइल हमेशा खुला रहता है और आपकी संवाददाता रिंकी उपाध्याय का नंबर फीड नहीं है, लेकिन मैं पिछले 7 दिन में 11 बार उनका फोन अटेंड कर चुका हूँ, एक सामान्य व्यक्ति समझ करके। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब फीड आप कर लेंगे तो केवल बड़े लोगों के फोन उठेंगे, आम आदमी का फोन नहीं उठेगा। दूसरा, सबको आमंत्रित कर रहे हैं। मेरिट उसमें जो काम होता है वो न्याय अन्याय के अनुसार न्याय का साथ दिया जाता है, मेरिट पर काम होता है। लेकिन मेरे घर के दरवाजे खुले हैं सबके लिए। मैं यही कहूंगा कि भाई 2020 में ताज जो है, ताज जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है, ताज की सही पार्टी के सिर पे सजे, जिससे कि जनता जो है, जनता का भला हो, उनको रोजगार मिले, उनकी जिंदगी बदले और वो जो सपने दिखाए जा रहे हैं बड़े बड़े, उनके सपने पूरे हों। बस मैं यही कहूंगा। आप इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो शाहजहां का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बादशाह ने बनवा के ताजमहल हम गरीबों को मोहब्बत की निशानी दी है। मेरे महबूब मुझसे मिलना हो तो ताजमहल में आ जाना। क्या बात है। वो अलग है कि ये दूसरे टाइप के लोग नहीं, फिर ये मोमबत्ती वाले, हाँ, ये कामरेड, ये इनकलाब जिंदाबाद वाले, फिर वो कहते हैं कि एक मगरूर बादशाह ने अपनी दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और आकर मिलाकर मुझसे, हम लोग कहते हैं मेरे महबूब ताजमहल में मिलाकर मुझसे। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि पत्थर भी यहाँ बोलते हैं, है ना, पत्थर भी यहाँ बोलते हैं। पत्थर चीखते हैं, पत्थर रोते हैं, पत्थर मुस्कुराते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सवाल यह है कि चीखना चिल्लाना थोड़ा कम हो, प्यार से बोलना ज्यादा हो, हैं। और इसी उम्मीद के साथ जो है मैं इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं और हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग जल्दी फिर मिलेंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बघेल साहब के लिए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अरविंद सर मोमेंटो देकर सर को सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया बघेल सर, बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका।
चलिए आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे अगले सत्र पर, और इसमें भी बातचीत होगी 2022 चुनावों की चुनौतियों की, क्योंकि बार बार हम जिक्र कर रहे हैं जो चुनौतियां हैं वो वाकई में बहुत बड़ी हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने जीते हुए किले को किस तरीके से उसकी सुरक्षा कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होने वाली है। इस सत्र में इसी को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से तमाम सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर